देखिए, बिहार में 4 जगहों पर उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन विशेष तौर पर इस बार जो है नजरें जो है तरारी विधानसभा सीट पर लगी हुई है। क्योंकि इस बार जो है जनस्वराज ने भी तरारी विधानसभा सीट पर एक ऐसे उम्मीदवार को उठाया खड़ा किया है जो कहीं ना कहीं इस बार जनस्वराज जो है जो 4 सीट है उसमें से एक सीट जो है निकाल पाएगा। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास है। तरारी विधानसभा सीट में स्वराज भी एक नया उम्मीदवार उतारे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिंह को। जी दर्शकों को पता होगा कि आगामी 13 नवंबर को बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी। इन चारों सीटों पर उपचुनाव इसलिए जरूरी हो गए हैं क्योंकि चारों सीटों के जो विधायक थे वो पिछले लोकसभा चुनाव में सांसद चुन दिए गए। रामगढ़ के सुधाकर सिंह, बेलागंज के सुरेंद्र यादव, इमामगंज के जीतन राम मांझी और तरारी के सुदामा प्रसाद, ये चारों विधायक लोकसभा पहुंच गए। तो अब चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है। 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। तो इस बार का चुनाव जो है तो थोड़ा ज़्यादा दिलचस्प इसलिए हो गया है क्योंकि इस चुनाव में एक नई पार्टी लड़ रही है, जन स्वराज पार्टी। जी, जन स्वराज अभियान तो 2 साल से चल रहा था, लेकिन पिछले 2 अक्टूबर को गांधी जयंती को जन स्वराज पार्टी के नाम से एक राजनीतिक दल का गठन हुआ है और बहुत मतलब दिलचस्प है देखना कि उसका क्या परफॉर्मेंस रहेगा। अब देखिए तो ऐसे तो सारी सीटें ये है मतलब हॉट ही कही जाएगी, लेकिन तरारी पर लोगों की विशेष नज़र है जो कि भोजपुर जिला में है। और देखिए तरारी के बारे में बताऊं कि वहाँ माले की वो सीट थी, वहाँ सुदामा प्रसाद वहाँ से विधायक थे और इस बार ये है कि माले का ही उम्मीदवार होगा। राजू यादव के लड़ने की संभावना जताई जा रही है, लगभग उसको फाइनल ही समझिए राजू यादव को। प्रशांत किशोर की जो पार्टी है उसने खड़ा कर दिया है लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिंह को, जो तरारी के स्थानीय व्यक्ति हैं, वहीं उनका गांव पड़ता है उसी क्षेत्र में। और मैं बताऊं दर्शकों को, ये लेफ्टिनेंट जनरल जो होता है ये भारतीय सेना का बहुत ऊंचा पद होता है। मतलब एक तरह से समझिए नंबर 2 का पद होता है, जनरल के बाद दूसरे नंबर का पद होता है। और बिहार के इतिहास में सिर्फ 2 लोग इस ओहदे तक पहुंचे हैं। एक लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिन्हा थे जो बाद में कश्मीर के राज्यपाल भी हुए, पटना के ही रहने वाले थे, और ये लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिंह। और आप देखेंगे इनके बारे में तो काफ़ी अच्छा काम इन्होंने किया है। लेह में इन्होंने ड्यूटी की थी, गलवान घाटी में इन्होंने ड्यूटी की थी, और फील्ड मार्शल मानेकशॉ जो थे भारतीय सेना के बहुत प्रसिद्ध जनरल हुए, उनके ये बहुत करीबी रहे। और रिटायरमेंट के बाद ये आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में भी रहे, मतलब एक जो सैन्य अदालत होती है, जो फौज की अपनी एक अदालत होती है, उसमें भी ये 4 साल तक सेवाएं दे चुके हैं। तो इस तरह से देखिए कि एक साफ सुथरी छवि वाले पढ़े लिखे व्यक्ति को जो सेना में बहुत ऊंचे ओहदे पर रहा है उसको लाया गया। तो एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि बिहार की राजनीति जिस तरह से रसातल में जा रही है कि एक से एक लुच्चे लफंगे गुंडे भाजपा भी एक बड़े उम्मीदवार को उतारने वाले आप तो उस पर मैं आ रहा हूँ। और जो वहाँ तरारी में जो सबसे डर्टी गेम जो खेला है, जो सबसे गंदा खेल जो खेला है, वो भारतीय जनता पार्टी ने खेला है। देखिए तरारी की सीट पर पशुपति कुमार पारस दावा ठोक रहे थे, उनकी पार्टी है राष्ट्रीय लोजपा। तो भाजपा ने एक बहुत गंदा खेल खेला। 1.5 महीना पहले पारस की पार्टी का जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था सुनील पांडे, उसको बेटे सहित भाजपा में शामिल कर लिया। जो प्रदेशाध्यक्ष हैं भाजपा के दिलीप जायसवाल, जो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने पूरा फूल माला पहना के गुलदस्ता देके दोनों बाप बेटे को शामिल किया। और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 1-2 रोज में अनाउंस हो ही जाएगा कि या तो सुनील पांडे को या उसके बेटे को वहां से भाजपा उतारेगी। अब इस सुनील पांडे के बारे में दर्शकों को बताना चाहता हूं कि एक खूंखार अपराधी है सुनील पांडे। और ये जो तस्वीर है ये सन 2002 की तस्वीर है, आज से मतलब 22 साल पहले की तस्वीर है। और सुनील पांडे के हाथ में ये AK-47 राइफल दिखाई जा रही है। अब मैं दर्शकों को बता दूं कि AK-47 जो है वो एक प्रतिबंधित हथियार होता है। मतलब ये हथियार सिर्फ सेना और पुलिस को सप्लाई किया जाता है, किसी भी व्यक्ति को ये हथियार रखने का अधिकार नहीं है। इस हथियार का लाइसेंस भी जारी नहीं किया जाता है। दर्शकों को याद होगा कि जो फिल्म अभिनेता है संजय दत्त, उनके पास से AK-56 बरामद हो गया था, तो 2-3 साल तक मुन्ना भाई जेल में रह गए थे। तो कायदे से तो बिहार पुलिस को रेड करना चाहिए सुनील पांडे के ठिकानों पर और ये AK-47 बरामद करना चाहिए, लेकिन बिहार के IAS और IPS तो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं, तो उनकी औकात नहीं है सुनील पांडे के ठिकानों पर छापा मारने की
वो सिर्फ गरीब आदमी को पीट पाट करके जांबाज बनते हैं। और ये भाजपा वालों का पाखंड देखिए, ये लोग ऊंची ऊंची बात करते हैं कि देश को विश्व गुरु बना देंगे। जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के सम्राट चौधरी कहते हैं कि कोई अपराधी अपराध करेगा बिहार में तो हम गया में उसका पिंडदान करवा देंगे। और यहाँ एक खूंखार अपराधी के रहमो करम पर राम भक्त लोग हैं। और ये पूरे बिहार के लिए शर्म की बात है कि इस अपराधी के खिलाफ न पुलिस कोई एक्शन दे रही है और कुछ नहीं हो रहा है। तो एक तरह से देखिए तो तरारी का जो संघर्ष है वो त्रिकोणात्मक हो गया है। और एक तरफ राजू यादव रहेंगे, एक तरफ लेफ्टिनेंट जनरल साहब रहेंगे और तीसरी तरफ या तो सीनियर पांडे रहें या जूनियर पांडे रहें। तो यही स्थिति है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि सीनियर पांडे और जूनियर पांडे में जो खड़ा हो उसकी कम से कम प्रशांत हार हो। किशोर तमाम आईएएस आईपीएस हो या आर्मी के अधिकारी हो, जी। अधिकारियों पे विश्वास क्यों जता रहे हैं? नहीं, सब पर विश्वास जता रहे हैं। आज मुझे खबर आई है कि बेलागंज सीट से उन्होंने मोहम्मद खिलाफत हुसैन को खड़ा किया है, जो मतलब एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं गणित के। गया के एक कॉलेज में वो गणित पढ़ाते थे, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं खिलाफत हुसैन। तो उनको बेलागंज से जन स्वराज पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। तो वो आईएएस आईपीएस नहीं थे। एक तो देखिए अच्छी बात है, सब में कुछ अच्छी बातें रहती है कि साफ सुथरे पढ़े लिखे लोगों को लाया जा रहा है। कम से कम अब तक तो 2 प्रत्याशी का ऐलान किया है जन स्वराज पार्टी में, उसमें आप किसी पर उंगली नहीं उठा सकते, चाहे वो लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह हो या खिलाफत हुसैन हो। ये लोग अच्छे लोग आ रहे हैं बिहार में। खिलाफत हुसैन भी वहाँ के लोकल ही हैं, बेलागंज क्षेत्र के रहने वाला। बेलागंज में भी दर्शकों को मालूम होगा, वहाँ भी एक दो मनोरमा देवी है, उसके चुनाव लड़ने की खबर है, जो जदयू की प्रत्याशी हो सकती है। मनोरमा देवी खूंखार अपराधी बिंदी यादव की पत्नी है और खुद इसके घर पर 15-20 दिन पहले एनआईए ने छापा मारा, 4.5 करोड़ नकद पकड़े, 8-10 हथियार पकड़े। या तो उसका बेटा रॉकी यादव के लड़ने की संभावना है, जो आदित्य सचदेव हत्याकांड में कई साल तक जेल की हवा खा चुका है। तो वहां से भी पलटू राम किसी दागी व्यक्ति को ही उतारने की तैयारी कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में यदि खिलाफत हुसैन खड़ा होंगे तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जी। चलिए, आपने सुना कि किस तरीके से इस बार जन स्वराज जो है काफी सोच समझकर उम्मीदवारों को जो है वो विधानसभा क्षेत्रों में उतार रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बन रहे हैं।